डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। कुछ दिन पहले मैंने एचईसी का जो इंटर यूनिवर्सिटी एसे कंपटीशन है उसके हवाले से एक वीडियो शेयर की है। उसके रिस्पांस में कुछ मज़ीद बातें मैं करना चाहता हूँ। कुछ बच्चों ये सवाल पूछ रहे हैं और कुछ कन्फ्यूजन्स हैं रिगार्डिंग एसे राइटिंग और जो टेक्निकल चीज़ें हैं उसके हवाले से जो क्वेरीज हैं। कुछ बच्चों ने लिखकर मुझे जो चेक भी कराया है तो उनमें जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या एक पॉइंट ऑफ लाइन ऑफ एक्शन होता है उसमें जो मिसिंग है, यानी एचईसी एक्सपेक्ट क्या कर रही है और बच्चे किस तरह लिख रहे हैं, तो उसके हवाले से मैं आज थोड़ी सी बात करूंगा। तो मैं इस अपनी गुफ्तगू को 2-3 सब सेक्शन में डिवाइड करूंगा, यानी एसे के जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं और थ्योरेटिकल इंसाइट्स ना, यानी एसे की पहले टेक्निकलिटीज़ क्या हैं वो आपने फोकस करनी है। सबसे पहले तो ये है कि 26 अगस्त इसकी लास्ट डेट टू सबमिशन है और ये टाइप्ड होना चाहिए, यानी 12 के फॉन्ट के ऊपर और 1.5 की लाइन स्पेसिंग के साथ। और ये इसका एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, वो आपके डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स से और आपके रजिस्ट्रार से साइन शुदा होना चाहिए। यानी अगर आप सिर्फ ऐसे लिख कर ही ऐसे एचईसी को नहीं भेज सकते, बल्कि आपने अपना स्टूडेंट कार्ड भी साथ लगा दें तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने अपने डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर से इससे स्टैम्प कराना है और अपने रजिस्ट्रार से। अब जैसे हमारे यहाँ हमारा एक सब कैंपस है, तो वहाँ पे मतलब डायरेक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा कंट्रोलिंग या फॉरवर्डिंग अथॉरिटी होती है, या कुछ जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं तो उनमें रेक्टर होता है, प्रो रेक्टर होता है, तो रजिस्ट्रार नहीं होता। तो आपने उससे फॉरवर्ड करवानी, यानी 2 फॉरवर्डिंग आपकी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस की हैं। तो वो आपने उसको स्कैन करके अपने एसे के साथ टॉप पर, यानी जो आपका फॉर्म होगा, आपने एसे को मेल भी करना है, एड्रेस दिया हुआ है, और साथ उसकी आपने हार्ड कॉपी भी भेजनी है। और ये याद रखिएगा कि हार्ड कॉपी भी आपकी 26 अगस्त को एचईसी में पहुंच जानी चाहिए। यानी ये नहीं कि आप 26 को आप मेल कर दें और बाद में जो है ना वो 26 को भेजें तो वो वहाँ 28 को पहुँचेगी या 27 को पहुँचेगी। तो ये इस बात का ख्याल करना है आपने, यानी आपने इवन हार्ड कॉपी पहले भेज देनी है, मेल बेशक आप 26 को ही कर दें। तो दूसरा इसके साथ है कि इसमें 2500 से 3000 वर्ड्स तक की लिमिट भी है। अमूमी तौर पर ये होता है कि बच्चे कहते हैं कि चूंकि ज़्यादा लिख देंगे तो शायद नंबर ज़्यादा आ जाएंगे, या ऐसे लगेगा कि मैंने बहुत अच्छा लिखा है। इसमें जो बेसिकली गाइडलाइंस हैं तो उनको आपने फॉलो करना है। अच्छा, फिर लाजमी नहीं है कि आप भाई 2000 वर्ड लिख दें। तो अमूमी तौर पर जो रिक्वायरमेंट दी जाती है वो स्पेसिफाइड होती है, तो 2500 से आपके ज़्यादा होने चाहिए, 3000 होने चाहिए, या 3000 से कम जो है वो चल जाएगा। अब आते हैं कि एचईसी की अगर ये प्राइस है, जैसे मतलब 5 लाख रुपए, दूसरा प्राइस है 3 लाख, थर्ड प्राइस है 2 लाख, और फिर फोर्थ पोजीशन से 10th पोजीशन तक जो है वो 1-1 लाख है। और ये कंपटीशन जो है वो पूरे पाकिस्तान का कंपटीशन है। ये कोई इस तरह का आसान काम नहीं है कि मतलब आप एचईसी जो है, ये भी नहीं है कि एचईसी को एसेज नहीं आएंगे। पूरे पाकिस्तान से लोग जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सिंपल आप ये तस्वुर करें, समझें कि अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि जितना अच्छा आप सोच रहे हैं, जिन जिन सोर्सेज से आप सोच रहे हैं, उन्हीं उन्हीं सोर्सेज से वो दूसरे लोग भी सोच रहे हैं। और ऐसे में ये जो रेस होती है, कंपटीशन की रेस होती है, इसमें जीतना सब कुछ नहीं होता। इस रेस में पार्टिसिपेट करना ही बहुत कुछ होता है। तो आप इस रेस में हिस्सा लेंगे, चाहे आप विनर हैं या नहीं है, लेकिन इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, मोर कन्विंसिंग एज नॉट टू टेक पार्टिसिपेशन इन दिस वन, क्योंकि ये आपको सोचने का मौका देती है, लिखने का मौका देती है।
अच्छा, मुझे एक बच्चे ने भेजा अपना ऐसे, तो टाइप था, वो एक-एक लाइन में लिखा हुआ था। यानी जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेड के ऊपर लिखा तो उसने 1.5 लाइन लिखी है, और एक लाइन बड़ी है और एक लाइन छोटी है। तो उसको देख के ही पता चल जाता है कि मतलब ये एट रैंडम है। यानी आपने बिल्कुल पैराग्राफ्स की सूरत में लिखना चाहिए, लिखना है, और पैराग्राफ्स जो है वो सिमेट्रिकल हो और जस्टिफाइड हो, क्योंकि ये बात इंपॉर्टेंट है कि आपने एक ही टाइम्स न्यू रोमन्स में ही लिखने, आपकी शुरू से लेकर एंड तक आपका जो फॉर्मेट है वो टाइम्स न्यू रोमन्स में होना चाहिए। उसके बाद आपने क्या नाम है, कुछ आप पेस्ट करते हैं नेट से, तो अमूमी तौर पर ट्राई करें कि नेट से पेस्ट ना करें, लेकिन उनका कलर जो है वो विकिपीडिया के ऊपर या अजीब तरह का होता है। यानी एक कलर होता है ब्लैक और एक होता है ग्रे। ग्रे भी जो है वो लगता है ऐसे जैसे ब्लैक ही है। तो वो उसकी हम जब स्क्रीन पर देखते हैं तो हमें फ़ौरन पता चल जाता है, और जब आपने जो मेल करना है, ईमेल करना है, तो उसका भी फ़ौरन पता चल जाएगा कि क्योंकि वो प्रिंट में आता है, तो वो हल्के रंग का होता है, और जो डार्क होता है यानी ब्लैक, उसका रंग और तरह का होता है। तो ये भी अगर आपने कोई लफ्ज़ पेस्ट भी किया है नेट से, इवन आप फैक्ट्स जो है वो अमूमी तौर पर बच्चे नेट से पेस्ट करते हैं, तो उन फैक्ट्स का भी रंग आपने चेंज कर लेना है। और जब आप एक दफ़ा सारे का सारा ऐसे लिख लें, तो उसको शुरू से लेकर एंड तक सेलेक्ट करके उसकी कलर ऊपर जाकर, कलर की सिमेट्री में जाकर ब्लैक कर दें, ताकि अगर कहीं कहीं पे भी कोई ऐसा लफ्ज़, अच्छा कोई ऐसा लफ्ज़ है अगर जिसका कलर चेंज नहीं हो रहा, तो आप उसको पीछे करके ब्लैक कलर में बाय हैंड टाइप करके जो पेस्टेड वर्ड है उसे रिमूव कर। अच्छा, दूसरा मैंने इसमें देखा है कि कोई बच्चे जो है वो चीज़ों को अंडरलाइन कर देते हैं कि जी इतना। अंडरलाइन से एम्फेसिस नहीं पड़ता। हालांकि चीज़ें एम्फेसाइज करने की ज़रूरत होती है, हम जैसे पेपर्स में अंडरलाइन करते हैं, तो ये इंतहाई ज़रूरी होता है, लेकिन एम्फेसिस यहाँ पर यूँ नहीं बनेगा कि आप अंडरलाइन कर दें। अपने इस ऐसे में कोई भी चीज़ अंडरलाइन नहीं करनी। हाँ, अगर आपने करना भी है तो उसी 12 के फ़ॉन्ट को थोड़ा-सा बोल्ड कर दें। फ़ॉन्ट वही 12 रहे, लेकिन उसको आप बोल्ड कर दें। बोल्ड का ऑप्शन है, अंडरलाइन आप नहीं कर सकते। अंडरलाइन बुरा तासुर देता है। लेकिन साथ ये बात भी है कि हर दूसरी बात भी आपकी बोल्ड नहीं होनी चाहिए, एम्फसाइज्ड नहीं होनी चाहिए। तो ये ख्याल भी रखना है। इसके साथ दूसरा ये है कि हेडिंग्स के हवाले से बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं कि सर कुछ हेडिंग्स बता दें, हम कहाँ से शुरू करें, क्या क्या चीज़ें। तो हेडिंग्स के हवाले से मैं बात करता हूँ कि हेडिंग्स, मैं ये समझता हूँ कि हेडिंग्स जो है वो नहीं देनी चाहिए, क्योंकि यानी इस तरह की हेडिंग्स नहीं देनी चाहिए कि ट्रेड के हवाले से, सस्टेनेबल गोल्स के हवाले से। मैं ये समझता हूँ, ये मेरा, आप मेरी इस राय से इख्तलाफ भी कर सकते हैं, और आपका जो इख्तलाफ है वो फितरी हक भी है। मतलब मेरा अगर अपना ज़ाती तजर्बा मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं मुकाबले के इम्तहान में ऐसे लिखता रहा हूँ और मेरे अच्छे स्कोरों में से आए हैं। मतलब एक दफ़ा मेरे 55 स्कोर थे आउट ऑफ 100 पीएमएस के हवाले से, दूसरी दफ़ा मेरे 60 स्कोर थे, तीसरी दफ़ा भी मेरे ऐसे में से 60 स्कोर थे। तो ऐसे में मेरा एक ख़ास किस्म का ज़ाती इंटरेस्ट है। तो मैं अगर होता तो मैं ऐसे में, इस ऐसे में, इन दोनों ऐसेज में मैं हेडिंग्स नहीं लिखता। लेकिन हेडिंग्स लिखने का मतलब ये नहीं कि आप हेडिंग्स में डील ना करें। हेडिंग्स बेसिकली पैराग्राफ्स होते हैं, वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। आप पहले जो आउटलाइन बनाएंगे उसमें हेडिंग्स ही बना लें, उसके हेड्स बना लें। लेकिन आप जब उसको फाइनल उस पर आए तो वो बिल्कुल ऊपर ऐसे ना लिख लेंगे, यानी कि भाई ट्रेड या भाई एजुकेशन, इस तरह ना लिखें। यानी आपका पैरा हो जो एजुकेशन से डील कर रहा हो, आपका पैरा हो जो ट्रेड के साथ डील कर रहा हो, आपका पैरा हो जो कि आपके सस्टेनेबल गोल्स की अचीवमेंट के साथ डील कर रहा हो, आपका एक पैरा जो है वो यूथ के साथ डिस्कस कर रहा हो। यानी ऊपर सिर्फ लफ्ज़ यूथ नहीं लिखने की ज़रूरत,
لیکن پورا پیراگراف ہو، جسٹیفائڈ ہو. جسٹیفائڈ سے مراد برابر کی بھی بنیاد پر. ابھی میں نے ایک بچی کا ایسے دیکھا ہے تو وہ یعنی اگر آپ اس میں ورڈ مائکروسافٹ میں جائیں تو اوپر ہوتا ہے کہ لیفٹ سینٹرڈ ہونا چاہیے، رائٹ سینٹرڈ ہونا چاہیے، کنٹرول سینٹر میں ہونا چاہیے، یا جسٹیفائڈ کا بھی اوپر ایک آپشن ہوتا ہے. تو وہ آپ کا ایسے جسٹیفائڈ ہونا ضروری ہے. مطلب ایسے 5 لاکھ آپ کو 3,000 ورڈز کے اوپر تو کوئی نہیں دینے والا نا، یا 3 لاکھ بھی، ایون ₹1,00,000 بھی مطلب آپ کو 3,000 ورڈ کے اوپر ایچ سی ایسے دیکھو گے وہ ساری گریڈنگ کریں گے، ان میں سے جو ٹاپ پر آئے گا. تو دوسرا یہ ہے کہ جو ہی نیور ونس دا ریس ہو وائلیٹس یا گیم ہو وائلیٹس دا رول آف دا گیم. آپ چاہے جتنے بھی بڑے کھلاڑی ہوں فٹ بال کے ہوں، اگر آپ تھوڑی سی بھی اپنے ایز اے پلیئر جو آپ کی پروفیشنل انٹیگریٹی ہے اس میں اگر آپ رول وائلیٹ کرتے ہیں تو آپ گیم سے آؤٹ ہو جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں، اچھا ہو سکتا ہے ابھی مجھے بچے ڈیفینیٹلی کہیں گے کہ سر یہ اب چونکہ انیشیل ڈرافٹ تھا، لیٹر آن ہم نے اس کو امپروو کر لینا تھا، لیکن کبھی کہتے ہیں کہ کوئی غلطی پھر بھی رہ جاتی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شروع سے ہی آپ اس کی تیاری پر جو اس کے رولز ہیں ان کے اکارڈنگلی چلیں. ہو سکتا ہے آپ بھول جائیں، ہو سکتا ہے اس میں کوئی فالٹ رہ جائے، تو آپ شروع جو انیشیل ڈرافٹس مجھے بھیج بھی رہے ہیں نا، تو ان میں بھی آپ جو ہے وہ سارے ریکوائرمنٹس پہلے فالو کریں. ٹائم نیو رومنس کے حوالے سے، فارمیٹنگ کے حوالے سے، لائن سپیس کے حوالے سے، کنورژن آف PDF کے حوالے سے یہ فائل آپ نے کنورٹ کرنی. اچھا دوسرا یہ ہے کہ ابھی چونکہ کچھ دن پڑے ہیں، آج 20 تاریخ ہے، تو سٹل جو ہے آپ اس کے اوپر مزید بھی سوچ سکتے ہیں. آپ نے ایک ڈرافٹ لکھا ہے، آپ اس کی سیٹنگ کریں، ایڈیٹنگ کریں، چیک کریں، خود کریں، دوسروں سے کرائیں. دوسروں سے مراد صرف ٹیچر نہیں ہوتا، آپ کے پیئرس جو دوسرے یعنی کہ کلاس فیلوز ہوتے ہیں، پلے میٹس ہوتے ہیں، سینئرز ہوتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں آپ ان کو وہ کریں. تو اس کے بعد جو ہے پھر آپ تقریباً 24 تاریخ کو بھیج دیں. 24 کا یہ ہے کہ 26 تک یہ پہنچ جائے گا، اور ابھی آپ کو ریفلیکٹ کرنے میں 2-3 دن اور 4 دن اور ہیں، آپ مزید اس کے اوپر وہ کر سکتے ہیں. تو میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں کچھ کویشچنز ہیں، میری اپنی ایک اسٹوڈنٹ ایسے لکھ رہی ہے، اور کچھ میرے یوٹیوب سے جاننے والے لکھ رہے ہیں، کچھ ہیڈنگز مانگ رہے ہیں، تو میں ان کا ایک تفصیلی یہ ہو گیا ٹیکنیکل اسپیکٹس آف دا ایسے نا. اب میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ایسے کے بارے میں، مطلب جو پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں لیکن مزید ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ہم انکلوڈ کر سکتے ہیں، اور پرٹیکولرلی پاکستان کی ترقی کا سفر جو ہے وہ 1947 سے لے کر 2022 تک، اور لیٹر آن جو ہے پاکستان کا 1947 اور نسل نو کی جو توقعات ہیں اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. ان دونوں ایسیز کو میں سیپریٹلی ڈیل کروں گا. میں کچھ اپنے جو تجربات ہیں یا جو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے کس طرح کا ہونا چاہیے. آئی نیور گارنٹی کہ میری گائیڈ لائنز جو ہے وہ آپ کو ایسے ون کرنے میں سپورٹ کریں گی، لیکن مائٹ بھی آپ کو اس ریس میں جیتنے کے قریب ضرور کر دیں گے اگر آپ کے اپنا پوٹینشیل بھی اس میں انکلوڈیڈ ہوا تو ہم اگلی ویڈیو میں اس کے اوپر تفصیل سے بات کرتے ہیں. جو بچوں نے کویشچنز پوچھے انہی ایسیز کی ہم آؤٹ لائن کے اوپر بات کرتے ہیں، پھر آپ لکھ لیجئے گا. ود دس گڈ بائے.